नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द न्यूज़। क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि इस देश में एक दंगे के दौरान 11 लोग एक घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और 5 महीने की गर्भवती महिला, उसकी चचेरी बहन, उसकी मां के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। उस घर में उस महिला के 7 रिश्तेदारों की हत्या कर देते हैं और यही नहीं, 2 दिन के एक बच्चे को पटक कर उसकी हत्या कर देते हैं। क्या आपको इस बात का फर्क पड़ता है कि इस पूरे मामले के दोषी सजा काट रहे इन दरिंदों को इस देश की राज्य और केंद्र सरकार बाहर निकालने की कोशिश करती है और जेल से वो बाहर निकालकर इन दरिंदों का माला अर्पण करके, मिठाई खिलाकर, इनको ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ बताकर इनके चरित्र का महिमा मंडन करती है। और इस पूरे क्रम को देखता हुआ हमारा समाज चाहे बेशक अनदेखा करते हुए राम राज्य की स्थापना में लगा हुआ हो, लेकिन इस समाज में कोर्ट के सहारे न्याय अभी भी जिंदा है। यह पूरा मामला 28 फरवरी 2002 के दंगों के समय का पीड़िता बिल्किस बानो का है। बिल्किस बानो के साथ ये पूरी घटना घटित होती है जब पूरा देश एक अजीब तरीके के माहौल से गुजर रहा था और उस पूरे माहौल में गुजरात दंगों की आग में जल रहा था। लोग एक दूसरे को काट रहे थे, मार रहे थे और उस समय उस राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और जो कि आज के प्रधानमंत्री हैं। यह पूरा मामला घटित होता है और एक लंबी लड़ाई के बाद बिल्किस बानो कोर्ट के माध्यम से ये केस जीतती है और उन 11 दोषियों को उम्र कैद होती है। लेकिन इस घटना में एक मोड़ तब आता है जब 15 अगस्त 2022 को जब इस देश की लाल किला से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी के सम्मान को लेकर एक पूरा लंबा चौड़ा प्रवचन इस देश के सामने रख रहे थे। उसी समय उनकी ही सरकार जो कि गुजरात में मौजूद थी और वहां के मुख्यमंत्री, उनकी ही सरकार में केंद्र मंत्रालय अमित शाह इन दोषियों को निकलवाने के लिए कोर्ट के सामने अपील करते हैं और उस अपील में ये दोषी बाहर निकालते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोग जनहित याचिका जो है कि डालते हैं कोर्ट में और उस याचिका में ये बात बाहर निकल के आती है कि सरकार ने कोर्ट के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं। कोर्ट को मिसगाइड करते हुए इन दोषियों को बाहर निकाला है। इस मामले में जो कोर्ट का तल्ख रवैया था, कोर्ट के इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं बताया कि सजा माफी का अधिकार उसका नहीं है बल्कि महाराष्ट्र सरकार का है। इसलिए हम अपने मई 2022 के उस फैसले को भी रद्द कर रहे हैं जिसमें दोषियों की अपील पर गुजरात सरकार को फैसला लेने के लिए कहा गया था। यह धोखाधड़ी का अनोखा मामला है और यही नहीं, रिहाई का हक गुजरात सरकार को नहीं था। दोषी 2 हफ्ते में सरेंडर करें। यह कोर्ट का जो तल्ख रवैया है
राज्य सरकार के प्रति उसको आप थोड़ा सा बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से इस देश की राज्य सरकार ने हत्या और रेप जैसे सामूहिक बलात्कार जैसे संगीन अपराधियों के साथ कैसे इस देश की राजनीति खड़ा हो जाती है और हमारे देश का यह समाज मौन बनकर उस सारी प्रक्रिया को देखता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश की राजनीति की जो नैतिकता है क्या इतने निचले स्तर पर गिर गई है कि इस पूरे मामले में वो इस तरीके के आरोपियों के साथ खड़ी होने लगी है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से इस देश में राम राज्य की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी देश में और उन्हीं की सरकार द्वारा राम की जो स्थापित मर्यादा है उसको तार तार की जा रही है और इस देश के लोग इस पूरे मामले को लेकर मौन हों क्योंकि वो राम राज्य की स्थापना में लगे हों? क्या सामाजिक तौर पे लोगों की जो सोच है या लोगों की जो संवेदना है इतने निचले स्तर पे गिर गई है? क्या इस देश ने गुजरात या केंद्र सरकार के संबंध में यह सवाल कभी पूछने की कोशिश की और जनहित याचिका के माध्यम से इस पूरे मामले को दोषियों को दोबारा अंदर करने की जो लड़ाई इस देश के कुछ लोगों ने लड़ी वो हैं सीपीआईएम के नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा जिनका चरित्र हनन करके इस देश की संसद से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो सरकार के खिलाफ काफी मुखर होके बोल रही थी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की आसमा शरीफ, वरिष्ठ पत्रकार रेवती लाल, इन लोगों ने एक जनहित याचिका के माध्यम से इस पूरे मामले को उजागर करने की कोशिश की है और दोषियों को दोबारा जेल के अंदर डालने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इस पूरे मामले को के बाद जो पीड़िता बिल्किस बानो ने क्या कहा वो जरा सुनिए। मैं नए साल में आज पहली बार मुस्कुराई हूं। मैंने बच्चे को गले लगाया, लगा जैसे मेरे सीने से पत्थर का एक भारी पहाड़ हट गया और मैं सांस लेने लगी हूं। सच पूछो तो मैं इस इंसाफ के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूं। आप जरा ढूंढने की कोशिश कीजिए राष्ट्रीय अखबारों में, राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में कि इस पूरे मामले में गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री का क्या स्टेटमेंट है, इस देश के गृह मंत्रालय का क्या स्टेटमेंट है, अमित शाह का क्या स्टेटमेंट है, महिला मंत्री स्मृति जो है कि ईरानी इस मामले में क्या कहती है और इस देश के आन बान शान हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी इस मामले में उनका क्या रुख है। जरा ढूंढने की कोशिश कीजिए और अगर मिल जाए तो इस कमेंट में लिखकर मुझे भी बताइएगा। मुझे भी जानने की बड़ी उत्सुकता है इस पूरे मामले को लेकर। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि आप घर घर घूमकर रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका प्रचार कर रहे हैं। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि आप घर घर निमंत्रण पत्र देकर अयोध्या में लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, अक्षत बांट रहे हैं और इस पूरे एक ऐतिहासिक फैसले को लोगों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि वाकई राम लला की मूर्ति की स्थापना, अयोध्या मंदिर का बनना इस देश के 80% हिंदुओं के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। भावनात्मक तौर पे उनके
अपने धर्म और आस्था से जुड़ने की बात है, लेकिन इस देश में इस तरीके के जघन्य अपराधियों के साथ खड़ी हो रही हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो वाकई आने वाले समय के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति की संकेत दे रही है। क्योंकि अगर इस तरीके के मामले में इस देश का समाज मौन रहा तो समझ लीजिए कि आने वाले कल राजनीति आपके परिवार के साथ इसी तरीके का कोई खेल खेल सकती है। अगर आपको लगता है कि यह मामला वाकई इस देश और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए